हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ स्टूडेंट्स, राइट। चलिए, पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम जानेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप नीचे जाकर के मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स जिनके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में दी हुई है और कुछ और भी पॉइंटर्स हैं जो एक असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें बताते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स एब्सेंट हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे नहीं बन सकता। सबसे पहला पॉइंट, देयर हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ टू पार्टीज टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक दिन मिस्टर ए मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एक हाथ से एक जेब से हाथ निकाला, दूसरी जेब से हाथ निकाला और दोनों को मिलाने लगे। एक जेब से मोबाइल निकाला, दूसरे जेब में मोबाइल डाल दिया। एक जेब से पैसे निकाले, दूसरे जेब में पैसे डाल दिए। तो क्या यहां पे मिस्टर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मिस्टर एक को कुछ मानसिक बीमारी हो गई है? सर, मिस्टर ए को कुछ मानसिक बीमारी हो गई है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अ वैलिड एंड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड देयर हैज टू बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन, दो अलग अलग व्यक्ति वहां पे होने चाहिए। एक आदमी, वन पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद देमसेल्व्स। Okay, you cannot make a contract with yourself. There has to be a minimum of two parties. यहाँ पे एक केस का रेफरेंस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। यहाँ पे होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। एक पार्टनरशिप फर्म होती है और हमें समझना चाहिए कि फर्म हम किसे कहते हैं। सर, ये जो फर्म है, इट इज नथिंग बट ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म, ठीक है। और फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय ऑल दी पार्टनर्स। ओके, इट इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एक फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और उस फर्म ने अपने असेट्स अपने पार्टनर्स को दे दिए, अपने पार्टनर्स को दे दिए। वहां के जो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने देखा कि यहां पे असेट दिए जा रहे हैं और सेल की जा रही है, कुछ उनसे कंसिडरेशन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, लेकिन यहां पे सेल्स टैक्स उस पर जमा नहीं किया कराया जा रहा। तो उन्होंने एक डिमांड यहां पे निकाल दी फर्म के अगेंस्ट। फर्म ने क्या कहा कि हम पार्टनर्स हैं, हम अपने फर्म के असेट्स को अगर डिवाइड करते हैं जो कि हमारे जॉइंटली ओन्ड असेट्स हैं, वी आर नॉट सेपरेट पार्टीज, वी आर अ सिंगल पार्टी। ओके, ये तो हमारे ही असेट है बिकॉज दीज असेट जॉइंटली बिलोंग टू दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म, सर एंड मैम। तो यहां पे क्योंकि एक ही पार्टी है, देयर आर नो टू डिस्टिंक्ट पर्संस, तो यहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ तो वहां पे कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। सो व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट? देयर हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ टू पार्टीज फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, हमने पहले समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है अग्रीमेंट का होना। क्या होना? अग्रीमेंट का होना। और ये अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? हमें चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमें चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सर समझना पड़ेगा कि वैलिड अग्रीमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए? वैलिड अग्रीमेंट, ठीक है। वैलिड अग्रीमेंट कब बनेगा? जब ऑफर जो है क्लियर होगा, क्लियर ऑफर और एक्सेप्टेंस वहां पे प्रॉपर होगी। तो एक वैलिड अग्रीमेंट होना चाहिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तीसरी बात, देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके, हमने समझा था कि डोमेस्टिक नेचर के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी लीगल एनफोर्सेबिलिटी, एंड फॉर लीगल एनफोर्सेबिलिटी देयर हैज टू बी एन इंटेंशन बिटवीन पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी अगर कोई भी पार्टी प्रॉमिस में डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी कैन मूव टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, द पार्टीज मस्ट इंटेंड फॉर देयर अग्रीमेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, लीगल एनफोर्सेबिलिटी शुड बी देयर।
बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस है। यहां पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, हर महीने मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, और बाद में उसने पैसे नहीं दिए तो वाइफ चली गई कोर्ट में रोती हुई चिल्लाती हुई। कोर्ट में जज साहब ने कहा, कोर्ट ने कहा कि ये लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक सोशल नेचर का अग्रीमेंट है, एंड इन दिस केस द वाइफ कैन नॉट सू दी हस्बैंड, द वाइफ कैन नॉट सू दी हस्बैंड। बिजनेस और कॉमर्शियल अग्रीमेंट जो होते हैं वहां पे हम प्रिज्यूम करते हैं दैट देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड दैट इज व्हाई दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, जहां पे सोशल और डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट्स हैं वहां पे इस तरीके का जो इंटेंशन है वो एब्सेंट होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आती है? सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी एन इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर एंड मैम, चलिए, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज टू बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। सर, देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन, दैट इज एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर जरूरी है, ऑफर का एक्सेप्ट होना जरूरी है, ये बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर जुड़ती है कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन का क्या होना जरूरी है? सर, इस कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है। ए ने बी को कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें सी का लड़का किडनैप करके लाके दे दूंगा। तो क्या ये जो सी का लड़का किडनैप करके लाके देने की बात है, क्या ये लॉफुल है? किसी को किडनैप करना लीगल है क्या? नहीं सर, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो यहां पे ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं हुई, और क्योंकि एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं हुई इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, एंड दिस समथिंग इन रिटर्न मस्ट बी लॉफुल। ओके, क्या हो सकती है समथिंग इन रिटर्न? जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो प्राइस डिसाइड हुई, जो भी हमें लेना देना डिसाइड हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट जो असेंशियल एलिमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही हैं, क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एलिजिबल भी हैं? आर दे इन द कैपेसिटी टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटे बच्चे को एक रेसिंग मोटरसाइकिल दे दी गिफ्ट में, अब क्या वो उसको चलाने में कंपीटेंट भी है? द आंसर इज नो। अभी वो ट्राई साइकिल चलाएगा। वैसे ही फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू सी द कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आर दे कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? व्हाट इज द कंपिटेंसी? तो द पार्टी शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज एन इनवैलिड और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ लीजिए आप। ठीक है, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आता है? एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, द पार्टीज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑफ साउंड माइंड। This should not be lunatic, idiot, heavily drunk or under the influence of some intoxicating substance. समझिए सर, एक आदमी शराब पीकर अपनी सारी संपत्ति को किसी दूसरे आदमी के नाम कर देता है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, because in that position that person is not a person of sound mind, that person is not a person of sound mind. What do you mean by a person of sound mind? He should not be lunatic, he should not be idiot, he should not be under influence of any drugs, he should be able to take a rational decision, informed decision. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, then we say that that person is not a person of sound mind, and if a person is not a person of sound mind, he is not in a capacity to enter a valid contract. समझ में आती है आपको बात? जी सर, आगे बढ़ जाइए। द पर्सन और द एनी ऑफ द पार्टी शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब अगर आप कन्विक्ट्स हैं, अगर आप एलियन एनिमीज हैं, देन लॉ डज नॉट परमिट्स यू टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड समटाइम्स इन डिफरेंट लॉज there are some disqualifications to enter into some specified type of contracts. For example, अगर आप
कोई फ्रॉड करते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रोविजन है कि आपको कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उस कंपनी से डील करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस तरीके के प्रोविजंस हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ। अगर किसी इनकम्पिटेंट व्यक्ति ने, सर आपने तो हमें बताया था कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। लेकिन मान लो किसी माइनर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या किसी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले व्यक्ति ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा? तो आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा दैट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट कौन सा असेंशियल एलिमेंट है? द अदर असेंशियल एलिमेंट इज दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जरूरत है किसकी? एग्रीमेंट की। और एग्रीमेंट कब बनता है? जब इस ऑफर में जुड़ती है एक्सेप्टेंस, जब इस ऑफर में जुड़ती है एक्सेप्टेंस। इस एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं कंसेंट। क्या बोलते हैं? कंसेंट, कि हाँ हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हैं। So this acceptance or this consent of the parties that is obtained to create an agreement and then to create a contract, this consent should be free. Free मतलब ये consent जबरदस्ती obtain नहीं कराई जानी चाहिए। It should be obtained freely from the parties. जबरदस्ती कैसे हो सकता है सर? It should be free from coercion, that is physical pressure, undue influence, that is use of dominant position, unfair use of dominant position. It should be free from any fraud, intentional cheating or deceit. It should be free from misrepresentation. Okay, it should be free from mistake. अगर ये consent free नहीं है then the contract is voidable, यानी it can be valid or it can be void depending on the consent, on the intent of the parties whose consent is so obtained. ये हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बात समझिए, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फ्रीली made available, should be freely obtained, and there should be consensus of mind, there should be consensus of mind or consensus ad idem or meeting of minds. What do you mean by meeting of minds? Meeting of minds का मतलब है both the parties या all the parties to a contract should agree at the same point, at the same time, in the same sense. That is called as consensus ad idem, and this consent should be freely obtained, should not be obtained through any type of threat, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Okay, चलिए, the objective ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। जैसे मैंने कहा कि ए ने बी को कहा कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए उसका लड़का किडनैप करके ले आऊंगा, तो क्या यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल है क्या? ए ने बी को कहा कि तुम जाकर के मेन रोड को पूरा खोद दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है? नहीं सर, ये तो ऑब्जेक्ट है टू डैमेज दी पब्लिक प्रॉपर्टी, और इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर इलीगल। ठीक है, तो दे शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। समझिए, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव कि किस लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दैट शुड नॉट बी इलीगल, इट शुड नॉट बी इमोरल, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डेवलपमेंट। ओके, समझिए आप इस बात को। देन जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं, उन टर्म्स का मीनिंग क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर, डेफिनेट या क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी वेग। जैसे मान लो कि एक दुकान पे
बहुत सारी ब्रांड्स का तेल मिलता है, 85 ब्रांड का तेल मिलता है, 85 तरह का तेल मिलता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 100 टन तेल दे दो, 100 टन तेल दे दो। ठीक है, अब वहां पे जो है नारियल का तेल भी है, सरसों का तेल भी है, खाने का भी है, नहाने का भी है, हर तरीके का तेल। तो अब आप समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है, इज इट क्लियर एंड डेफिनेट? द आंसर इज नो, इट इज नॉट क्लियर एंड डेफिनेट। अगर उस दुकान पे केवल और केवल नारियल का तेल मिलता और अगर वो व्यक्ति कहता मुझे 100 टन तेल दे दो, तो क्लियर है। बट यहाँ पे वहां पे तो हजारों तरह का तेल मिलता है, आपको कौन सा तेल चाहिए, यू हैव टू स्पेसिफाई। इट मीन्स the terms used in the contract should have a certain and a clear and a definite meaning to them. Understand? Okay, चलिए नेक्स्ट। फॉर a valid contract, एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी से कहा तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ करके ले आऊंगा। चांद तोड़ करके लाना, क्या ये परफॉर्म किया जा सकता है? मैं जादू से तुम्हारे लिए खजाना निकाल दूंगा, क्या ये परफॉर्म किया जा सकता है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोमिसेस? आंसर इज नो। सो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट there should be possibility of performance, there should be possibility of performance, it should be practicable to perform, not impossible act। impossible act कैसे? discover treasure by magic, discover treasure by magic। also for a valid contract, okay, it should not be expressly declared void। अगर किसी एग्रीमेंट को हमने वॉइड ही कर दिया, अरे नींव ही कमजोर है, नींव ही कच्ची है, तो क्या बिल्डिंग बनेगी? आंसर इज नो। तो अगर एग्रीमेंट ही वॉइड है, इफ द एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इट कैन नेवर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉइड अग्रीमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन है आगे चैप्टर में, वो हम देखेंगे। व्हाट आर वॉइड अग्रीमेंट्स? अग्रीमेंट रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टिंग मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, ऑल दीज आर void agreements। So if there is a agreement which is expressly declared void, then such an agreement cannot be formed into a valid contract, sir and ma'am, on a later date। एंड लास्ट पॉइंट जो है, ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट शुड बी इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, विटनेस, प्रॉपरली साइंड, स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। अनदर लीगल फॉर्मेलिटीज, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर रिलेटेड टू, इंसिडेंटल टू, okay, or consequential to the nature of the agreement, they should be fulfilled so that the contract can be validly created and properly created। तो हमने देखा असेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज चाहिए फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर अग्रीमेंट, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, द कंसेंट शुड बी फ्रीली ऑब्टेन्ड, देयर शुड बी कंसेंसस एट अ मीटिंग ऑफ माइंड्स, एंड द कंसेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, एटसेट्रा। ओके, फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द contract should be lawful, consideration should be lawful, the meaning of the terms used in the contract should be certain, clear, definite, there should be possibility of performance of the contract, the agreement should not be expressly declared as void, and other legal formalities that are incidental and consequential to the agreement should be fulfilled to make a contract a valid contract, sir and ma'am। सो ऑल दीज असेंशियल एलिमेंट्स, इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है और एक होलसेल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, होलसेल क्वेश्चन आजकल इंस्टीट्यूट कम पूछता है, अंदर घुस करके ज्यादा पूछता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रिवाइज़ करिए प्रॉपर्ली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई ऑलवेज़ से दैट यू गाइज़ आर सो वेरी ऑसम। अगले लेक्चर में हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे। एन्जॉय।